हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास। दिस इज रवि वर्मा। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 फाइनल पार्ट द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इसके प्रीवियस जितने भी पार्ट्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग इसके इंडेक्स पॉइंट्स देख लेते हैं। इस वाले पार्ट में आप लोग सीखेंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जिसे हिंदी में कहा जाता है स्थानीय प्रशासन। उसका पूरा इंट्रोडक्शन, द पंचायती राज सिस्टम यानी कि रूरल इंडिया में जो पंचायती राज सिस्टम है वो उसका पूरा सिस्टम है क्या, किस तरह से वर्क करता है, यानी कि सरपंच कौन होते हैं, ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम सभा, जनपद पंचायत, विकास खंड, ये सब होते क्या हैं। ठीक है, इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको। इसके अलावा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को भी यहाँ पर देखा जाएगा। नगर निगम क्या होता है, नगर पालिका किसे कहते हैं, नगर पंचायत क्या होती है। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, इसकी शुरुआत कुछ ऐसे होती है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये बताता है कि हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, और डेमोक्रेसी का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें पीपल्स के पास, पीपल क्या करते हैं, जो देश की जनता होती है वे गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में अपना पार्टिसिपेशन देती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के 3 लेवल होते हैं, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। ठीक है, तीनों ही लेवल पर पीपल्स का पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, हम लोग वोट डालते हैं और अपने पसंद की सरकार वहाँ पर बन जाती है। इसके अलावा अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें, ठीक है, तो अब इसके बारे में गहराई से समझने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हमारा जो देश है वो गाँवों का देश है। ठीक है, हमारे देश में कई सारे गाँव हैं और देश के विकास के लिए ज़रूरी हो जाता है कि इन गाँवों का भी अच्छी तरीके से विकास हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है, डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, क्योंकि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं हो सकता है। ये देखिए, कुछ पिक्स मैंने आपको यहाँ पे शेयर किए हैं जो विलेजेस के हैं। द टाउन्स एंड विलेजेस, ठीक है, चाहे टाउन्स की बात कर लो आप, कस्बों की, या फिर गाँवों की, विलेजेस की बात करो, ये स्टेट कैपिटल से कई किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट कैपिटल में बैठा हुआ बंदा ये नहीं जान सकता है कि पर्टिकुलर छोटे से गांव में इन लोगों को क्या समस्याएं आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स हैं इनको, तो वहाँ पर बैठ के उसे सॉल्व नहीं कर सकता है। ठीक है, और ना ही उनकी प्रॉब्लम को सही तरीके से वो जज कर पाएगा। तो उनकी प्रॉब्लम को सही तरीके से जज कौन कर सकता है? ठीक है, ये जो गाँव आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को वही बंदा अच्छे से समझ पाएगा जो यहाँ का रहने वाला है। ठीक है, जो यहाँ का लोकल है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट फंक्शनिंग की कुछ पावर्स लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी जाए, ताकि ये प्रॉब्लम ये लोग अपने लोकल लेवल पर ही क्या कर सके, उसे सॉल्व कर सकें। और इसी को क्या कहा जाता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इसका पूरा एक सेटअप होता है, पूरा सिस्टम होता है, उसे समझेंगे हम आगे। अगर हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम्स की बात करें, चाहे गांव की हो, शहर की हो, कस्बों की हो, तो वो प्रॉब्लम्स किस तरह की हो सकती है? पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से रिलेटेड हो सकती है। जैसे कि पानी की फैसिलिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम हो, सड़कों की प्रॉब्लम हो, साफ सफाई, गार्बेज का डिस्पोजल करना हो, या फिर बीमारियों से बचाव हो। ठीक है, इससे संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो लोकल लेवल पर ही सॉल्व करने के लिए हमें एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 2, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, चाहे गांव हो या सिटी हो, उसका एक वास्ट प्रोपोर्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर यह ज़रूरी हो जाता है कि लोकल इकोनॉमिक और सोशल नीड्स को लोकल लेवल पर ही सॉल्व करने के लिए, या फिर लोकल प्रॉब्लम्स को सही तरीके से अपने ही लेवल पर सॉल्व करने के लिए, ठीक है, किसकी ज़रूरत होती है? नीड ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, यहाँ पर एक बात और यह ध्यान देने वाली है कि हर स्टेट में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा तय किया जाता है, यानी विधानसभा तय करती है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम किस तरह का होगा। ठीक है, इसलिए हर स्टेट में आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करें द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। हमारे एमपी में लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, गांव और शहरों में दोनों में अलग तरह से होता है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी के साथ में वर्क नहीं करता। चलिए देखते हैं कैसे। लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसका एक स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, तो जरा ध्यान से देखिएगा इसे। एक तरफ मैंने रूरल एरियाज़ को रखा है, दूसरी तरफ मैंने अर्बन एरियाज़ को रखा है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है मैंने टॉप टू लोअर बनाया है। सबसे ऊपर आपको हाई अथॉरिटीज़ दिखेगी, उसके बाद में आपको लोअर अथॉरिटीज़ दिखेगी। तो रूरल एरियाज़ में इसे 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ग्रामीण एरिया को 3 लेवल में डिवाइड करा है यहाँ पर। सबसे पहला जो आता है एपेक्स लेवल पर, सबसे ऊपर वाले लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कहते हैं उसे। उसके बाद में सेकेंड नंबर पर आता है ब्लॉक लेवल,
देन फिर आता है यहाँ पर विलेज लेवल। ठीक है, यानी कि हम लोग इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं। पहले इसका हिंदी देख लेते हैं हम। इसे कहा जाता है जिला स्तर पर, विकासखंड स्तर पर और गांव या छोटे कस्बे के लेवल पर। ठीक है, जो स्टेट होती है वो किस में डिवाइड होती है? डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होती है। डिस्ट्रिक्ट को फिर अलग अलग विकास खंड में यानी कि ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और जो विकास खंड होते हैं, जो ब्लॉक्स होते हैं, फिर वो अलग अलग ग्राम पंचायत में डिवाइड होती है। और ग्राम पंचायत छोटे छोटे गाँवों में डिवाइड होती हैं। गाँव के अंदर फिर छोटे छोटे मोहल्ले होते हैं, गलियाँ होती हैं, गलियों में फिर गाँव घर होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पूरा स्ट्रक्चर होता है इसका। तो हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन सी अथॉरिटी लोकल लेवल पर वर्क करती है। देखिए, यहाँ पर जो वर्क करेगी वो क्या कहलाएगी? डिस्ट्रिक्ट पंचायत, यानी कि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत वर्क करती है। विकासखंड लेवल पर यानी कि ब्लॉक लेवल पर जनपद पंचायत वर्क करेगी। उसके अलावा विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत वर्क करेगी। ठीक है, इनके भी हिंदी नाम देख लेते हैं। इससे जिला पंचायत, जिला परिषद या मंडल परिषद कहते हैं। जनपद को जनपद पंचायत कहते हैं, वो तो सेम नाम है। इसके अलावा इसे पंचायत समिति भी कहते हैं, और ये भी बिल्कुल ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है। समझेंगे इन दोनों के बारे में आगे। तो ये होता है रूरल एरियाज़ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर। अब हम लोग जाते हैं शहरों की तरफ। तो शहर में सबसे टॉप लेवल पर जो आता है उसे कहते हैं बिग सिटीज़। ठीक है, जो बड़े बड़े शहर होते हैं जिसे महानगर कहा जाता है हिंदी में। फॉर एग्जांपल इंदौर, ग्वालियर, भोपाल। इसके अलावा इसके नीचे कौन आता है? इन सिटीज़। ठीक है, देखिए यहाँ पर महानगर हो गए यानी कि बड़े बड़े शहर, और ये कौन से होंगे? ये शहर ऐसे होते हैं जो ना तो महानगर है ना ही गांव है, मतलब कि जो बीच में आते हैं। ठीक है, इस तरह के शहर होते हैं। थर्ड लेवल पर यहाँ पर कौन आता है? यानी कि ऐसे एरिया जो धीरे धीरे शहरों में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, वो इस लेवल पर आते हैं, थर्ड लेवल पर। तो अर्बन एरियाज़ में भी 3 लेवल्स हो गए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि तीनों लेवल्स पर कौन कौन सी अथॉरिटी वर्क करती है। तो सबसे बड़े शहरों में यानी कि महानगरों में जो वर्क करेगा यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं उसे। ठीक है, अगर आप इंदौर वगैरह में रहते हैं तो आपको पता होगा वहाँ पे नगर निगम वर्क करता है जिसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। इन सिटीज़ में जो ना तो शहर है ना ही गांव है, वहाँ पर कौन सी अथॉरिटी वर्क करती है? जिसे म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं। ठीक है, म्यूनिसिपल बोर्ड भी कहा जाता है। हिंदी में इसे बताऊंगा मैं आगे क्या कहते हैं। अब जो धीरे धीरे शहरों में कन्वर्ट हो रहे हैं उसे क्या कहा जाएगा? उसे वहाँ पर जो अथॉरिटी वर्क करेगी उसे नगर पंचायत कहेंगे। अब चलिए इनका हिंदी नाम देख लेते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को नगर निगम कहा जाता है। इसे सिटी कॉरपोरेशन भी कहते हैं, महानगर पालिका या महानगर निगम भी कह सकते हैं। और म्यूनिसिपैलिटी को क्या कहते हैं? नगर पालिका। नगर पंचायत को एरिया काउंसिल, सिटी काउंसिल कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। देखिए, दीज यूनिट्स ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क अंडर द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब ये वर्क किसके अंडर में करेगी? ठीक है, कौन होगा यहाँ पर काम करने वाले लोग? कौन होंगे? तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? लोगों के द्वारा, यानी कि पीपल्स के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और पीपल्स का पार्टिसिपेशन हर लेवल पर होता है, तो लोकल लेवल कैसे पीछे रहेगा? ठीक है, तो यहाँ पर भी पीपल्स का पार्टिसिपेशन होता है, यही लोग इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को। दिस अरेंजमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज नोन एज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये जो अरेंजमेंट होता है पूरा लोकल गवर्नमेंट का, इससे ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, इसका जो मेन प्रधान होता है, जो मेन हेड होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे महापौर कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मेयर कहा जाता है। इसके अलावा नगर पालिका का जो मेन हेड होता है उसे अध्यक्ष कहा जाता है, चेयरमैन। और नगर पंचायत के हेड को भी अध्यक्ष या चेयरमैन ही कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये स्ट्रक्चर पूरा आपको समझ में आया होगा रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में। एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, जो जैसे कि बिग सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्क करता है, इन सिटीज़ में नगर पालिका वर्क करती है, तो ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्क करेगा? क्या रूल होता है इसका? तो ये अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डिसाइड होता है कि कहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा, कहाँ पर नगर पालिका होगी और कहाँ पर नगर पंचायत होगी। यहाँ पर मैं पॉपुलेशन का क्राइटेरिया आपको बता सकता था, बट कुछ अमेंडमेंट उसमें हो सकता है, राज्य सरकार के द्वारा कुछ अमेंडमेंट किया गया होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फिक्स डेटा आपको नहीं बताया है। फिर भी सपोज अगर आपको चाहिए तो 20,000 या उससे ज़्यादा की पॉपुलेशन पर नगर पालिका डिसाइड हो जाती है। और बिग सिटीज़ की बात करें तो लगभग 5 लाख या उससे ऊपर। ठीक है, हालांकि अभी मैंने कुछ दिनों पेपर में पढ़ा था 3 लाख वाली जनसंख्या पर भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिक्लेयर कर दिया गया था।
ठीक है। तो आप लोग ये अपने सर्चिंग से सफरिंग करके देखिएगा क्या एक्चुअल डेटा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आता है कि किसे ग्राम पंचायत कहेंगे और किसे ग्राम सभा कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ग्राम पंचायत के बारे में। तो ग्राम पंचायत किससे मिलकर बनी होती है? याद रखना, ग्राम पंचायत गांवों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अगर एक गांव इतना बड़ा है कि उसे किसी और गांव की ज़रूरत नहीं है तो वो सिंगल गांव भी ग्राम पंचायत हो सकता है। लेकिन अगर गांव छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे से गांव है, तो 5 या 6 गांव मिलकर, यानी कि एक से ज़्यादा गांव मिलकर या 2 से ज़्यादा गांव मिलकर किसको बनाते हैं? ग्राम पंचायत को बना सकते हैं। लेकिन अकेला गांव ही इतना बड़ा है कि उसे किसी और गांव की आवश्यकता नहीं है, तो वो सिंगल विलेज ही ग्राम पंचायत हो सकता है। क्लियर? यानी कि गांवों से मिलकर क्या बनती है? ग्राम पंचायत बनती है। इसके अलावा अब जो गांव है उसको अलग अलग वार्ड में डिवाइड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हर वार्ड से एक बंदे को इलेक्ट किया जाएगा जो कि रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। ठीक है, अलग अलग वार्ड में डिवाइड किया गया है, तो हर वार्ड से एक बंदा इलेक्ट होगा। ठीक है, जिसे हम लोग वोट डालकर जिताएंगे, जो क्या कहलाएगा? वार्ड मेंबर कहलाएगा। ठीक है, देखिए, द मेंबर ऑफ ग्राम सभा इलेक्ट द वार्ड मेंबर थ्रू अ डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, यानी कि ग्राम सभा के जो मेंबर्स होते हैं वो वार्ड मेंबर को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। कौन से इलेक्शन से? डायरेक्ट इलेक्शन में, यानी कि गांव की जनता इनको वोट डालती है और इस रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर इलेक्ट हुआ है इसको क्या कहेंगे? इसे पंच कह सकते हैं और वार्ड मेंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, आई रिपीट, मैं फिर से एक शॉर्ट में बता रहा हूँ। ग्राम पंचायत किससे मिलकर बनी होती है? गांव से या गांवों के समूह से मिलकर बनेगी ग्राम पंचायत। और गांव को अलग अलग वार्ड में डिवाइड कर दिया जाता है। हर वार्ड से एक मेंबर खड़ा होता है इलेक्शन में। ठीक है, उसे वोटिंग कौन देता है? गांव के लोग उसे वोटिंग देते हैं जो उस पर्टिकुलर पंचायत के एरिया में आता है। और जो मेंबर जीतता है उसे क्या कहा जाता है? उसे पंच या वार्ड मेंबर कहा जाता है। क्लियर? अब यहाँ पर ये देखेंगे कि ग्राम पंचायत का मेन हेड कौन होगा। ठीक है, पंच भी इलेक्ट हो गए, वार्ड मेंबर बन गए, लेकिन ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होगा? तो वो प्रधान कौन कहलाता है? सरपंच कहलाता है। ठीक है, जिसे प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं। लेकिन ये सरपंच बनता कैसे? ये सरपंच भी लोगों के द्वारा बनाया जाता है, डायरेक्ट वोटिंग की जाती है इसके लिए। ठीक है, ग्राम पंचायत के अंडर आने वाले जितने भी गांव हैं, उस गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं जिनकी उम्र 18 से ऊपर है, वे वोट डालकर सरपंच को चुनते हैं। ठीक है, उसे इलेक्ट करते हैं। लेकिन किसी किसी स्टेट में ये प्रोसीजर डायरेक्टली नहीं होता। ठीक है, वहाँ पर पंच ही मिलकर अपने में से किसी को सरपंच बना लेते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि कौन से स्टेट में कौन सा रूल फॉलो होता है, डायरेक्ट वाला या इनडायरेक्ट वाला। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ग्राम सभा। देखिए, ग्राम सभा क्या होती है? जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ग्राम पंचायत किससे मिलकर बनी होती है? गांव या गांव के समूह से, विलेज या विलेज ऑफ ग्रुप से। तो उस विलेज में रहने वाले जितने भी लोग हैं जिनकी उम्र 18 या 18 से ऊपर है, वो सभी ग्राम सभा को बनाते हैं। ठीक है, हु बिलोंग टू ए विलेज कंप्राइजिंग विद इन द एरिया ऑफ ग्राम पंचायत। बिल्कुल सही, जो अभी मैंने कहा, ग्राम पंचायत के एरिया में आने वाले जितने भी गांव हैं और उन गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब इसके अंदर आएंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायत एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक है, जो कि एक परमानेंट बॉडी है। देखिए, ग्राम पंचायत तो चेंज हो जाती है लेकिन ग्राम सभा हमेशा वही रहेगी। ठीक है, गांव के लोग वही रहेंगे, गांव के लोग थोड़े ना बदलेंगे। बदलेगा तो कौन बदलेगा? वार्ड मेंबर बदलेगा, सरपंच बदलेगा। ठीक है, लेकिन ग्राम सभा तो वही रहेगी। इसलिए क्या कहा गया है? परमानेंट यूनिट कहा गया है इसे पंचायती राज सिस्टम में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक वेबसाइट मैंने आपके सामने शो की है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको ये बताएगा कि जो चेयरपर्सन होता है जो कि पंचायत का, जैसे कि अभी हम लोगों ने पिछला यहाँ पर देखा था कि ग्राम पंचायत का जो मेन व्यक्ति होता है, मेन हेड होता है, क्या कहलाता है? वो सरपंच कहलाता है। और इसे वोटिंग किसने दी? गांव के लोगों ने। लेकिन यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह से रूल होता है। जैसे कि अगर मैं एमपी की ही बात करूँ तो ग्राम पंचायत में चेयरपर्सन को यानी कि सरपंच को इलेक्ट करने का कौन सा तरीका यूज़ होता है? तो डायरेक्ट तरीका यूज़ होता है। ठीक है, यानी कि लोगों ने ही किसको इलेक्ट किया था? सरपंच को इलेक्ट किया था। लेकिन किसी किसी स्टेट में पंच ही मिलकर अपने में से किसी को सरपंच बना लेते हैं, तो वो इनडायरेक्ट तरीका हो जाता है। ठीक है, तो आपको तो केवल मध्य प्रदेश का देखना है फिलहाल अभी। और मैंने जनपद पंचायत का भी यहाँ बता दिया, इनडायरेक्ट तरीका होता है। और जिला पंचायत का कौन सा तरीका होता है? इनडायरेक्ट होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
आपके नॉलेज के लिए मैंने एक वेबसाइट और दी है, पंचायत दर्पण। अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी ये। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ग्राम पंचायत के बारे में जानें तो सबसे पहले आप जिला पंचायत को सिलेक्ट कीजिए, आप कौन सी ज़िले में रहते हैं। उसके बाद में उस ज़िले में कौन सी जनपद पंचायत लगती है उसको सिलेक्ट करिए। फिर आपके सारे ग्राम पंचायत वहाँ पे ओपन हो जाएगी। आप कौन सी ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं उसको ओपन करिए। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर गांव का डेटा ओपन हो जाएगा। मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिया है धार डिस्ट्रिक्ट में मैंने जिला पंचायत धार को सिलेक्ट किया था। यहाँ पर जनपद पंचायत लगती है बदनावर, तो मैंने बदनावर को सिलेक्ट किया। फिर ग्राम पंचायत होती है नागदा, ये जंक्शन नहीं है, छोटा नागदा है, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया। तो पर्टिकुलर उसका पूरा डेटा मेरे सामने आ गया कि सरपंच कौन है, सचिव कौन है। इसके अलावा उस गांव की बहुत सारी जानकारी आ जाती है कि कितने अमाउंट रिसीव्ड है, एक्सपेंडिचर कितने हैं, सड़कें, पक्की नाली, बहुत कुछ दिखेगा आपको इसके अंदर। तो काफ़ी नॉलेजेबल है, विजिट ज़रूर करिएगा आप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ग्राम सभा के बारे में थोड़े कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए ग्राम सभा, हर ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर ग्राम सभा नहीं होगी तो ग्राम पंचायत की वर्किंग पर कंट्रोल कौन करेगा, ठीक है। तो हर ग्राम सभा, एवरी ग्राम पंचायत में ये ग्राम सभा होती है। इसके अलावा ऑल दी वोटर्स ऑफ ग्राम पंचायत आर दी मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, यानी कि ग्राम पंचायत के जितने भी वोटर्स होते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर होंगे। ग्राम सभा की साल में कम से कम 2 मीटिंग होना अनिवार्य है। इसके अलावा ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है, मीटिंग की अध्यक्षता सरपंच करता है। अगर किसी कारण से सरपंच नहीं आ पाता है तो बिल्कुल वही उप सरपंच साहब आएंगे यहाँ पर और अपनी मीटिंग को क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे उसकी। इसके अलावा ग्राम सभा में होगा क्या, तो देखिए ग्राम पंचायत के जितने भी लेखा जोखे होते हैं, जो अकाउंट स्टेटमेंट होते हैं, एनुअल स्टेटमेंट होते हैं, ऑडिट रिपोर्ट होती है, पंचायत का जो बजट होता है, वो सब ग्राम पंचायत में शो किया जाता है। और ग्राम पंचायत में कौन लोग होते हैं, गांव के सारे लोग होते हैं। वो देखते हैं कि पंचायत हमारा कैसा काम कर रही है, सालाना कितना खर्चा हुआ, कितना बचा है, अब आगे की प्लानिंग क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत में नई स्कीम को प्रपोज किया जाता है जो कि ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट के लिए होती है। अब ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट यानी कि गाँवों का डेवलपमेंट, ग्राम पंचायत के अंदर गाँव ही आते हैं। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर ग्राम पंचायत के बारे में, ठीक है। विलेज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, विलेज पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत। अब क्या है यहाँ पर, मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत के जो मेंबर होते हैं उससे कौन इलेक्ट करता है, तो लोगों के द्वारा ये डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, पीपल्स के द्वारा, गाँव की जनता के द्वारा। इसके अलावा ग्राम पंचायत को अलग अलग वार्ड में डिवाइड किया जाता है, एटलीस्ट 10 वार्ड में। हर वार्ड से एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, पंच कहा जाता है उसे। सरपंच भी डायरेक्टली पीपल्स के द्वारा ही इलेक्ट होता है, हमने देखा था अभी डायरेक्ट सिस्टम होता है चेयरपर्सन का। कुछ सीट रिजर्व होती है SC ST या अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, ग्राम पंचायत में। ये सब कैसे डिसाइड होता है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डिसाइड होता है। इसके अलावा सरपंच इज कॉल्ड द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसे सरपंच कहते हैं। सरपंच ही मीटिंग की अध्यक्षता करता है और पंचायत का टेन्योर कितने सालों का होता है, 5 सालों का होता है। इसके अलावा अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ग्राम पंचायत के फंक्शन क्या होते हैं, क्या क्या काम करती है। तो देखिए मेन फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत मेंटेन करने का काम होता है इसका, कि गांव की सफाई बिल्कुल सही तरीके से हो, बिल्कुल स्वच्छ रहे गांव। इसके अलावा रोड का कंस्ट्रक्शन, गाँव में अगर तालाब बनवाना हो या फिर कुएं बनवाना हो, तो इन सभी का मेंटेनेंस देखने का काम ग्राम पंचायत का होता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत ये भी देखती है कि अगर कहीं पर मेला ऑर्गेनाइज करना हो या फिर साप्ताहिक जो हाट लगते हैं या फिर जो बाज़ार लगते हैं साप्ताहिक, उनको कैसे मैनेज किया जा सके, उनको देखना होता है। ऑर्गेनाइज इन द विलेजेस, रजिस्ट्रेशन, यानी कि गाँव में अगर जन्म या मृत्यु के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उनको देखना होता है। अगर कहीं टीकाकरण किया जाना है तो उसकी सारी प्रोसेस को देखना होता है, मैनेज करना होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई फंक्शंस होते हैं विलेज पंचायत के। तो आई होप आपको ग्राम पंचायत यहाँ पे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है इसके ऊपर वाले लेवल पर, ठीक है। ग्राम पंचायत से मिलकर क्या बनती है, जनपद पंचायत मिल जाती है, जनपद पंचायत बन जाती है। देखिए एवरी डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू डेवलपमेंट ब्लॉक्स, हर जिले को अलग अलग ब्लॉक्स में यानी कि विकास खंड में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और हर विकास खंड पर एक पंचायत लगती है जिसे जनपद पंचायत कहा जाता है। इसके अलावा
इन ब्लॉक्स को यानी कि विकास खंड को भी अलग अलग वार्ड में डिवाइड कर देते हैं। एवरी वार्ड हैज़ पॉपुलेशन ऑफ 5000, यानी कि हर वार्ड में लगभग 5000 की पॉपुलेशन होती है। इसके अलावा कितने वार्ड हो सकते हैं? 10 to 25 वार्ड एक ब्लॉक में हो सकते हैं। इसके अलावा हर वार्ड से एक मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा। बिल्कुल प्रोसीजर सेम जा रहा है, ठीक है, बस एक लेवल अपडेट हो जाता है कि हाँ पहले छोटा लेवल था और अब एक बड़ा लेवल हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ सीट्स रिजर्व रहेगी, महिलाओं के लिए भी रिजर्व रहती है सीट्स। सीट्स आर रिजर्व्ड SC ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जनपद पंचायत में। इसके अलावा द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द जनपद पंचायत, ठीक है, यानी कि जनपद पंचायत का जो मेन हेड होता है उसे क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि हिंदी में आप इसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कह सकते हैं। द मेंबर्स ऑफ द जनपद पंचायत इलेक्ट द प्रेसिडेंट। देखिए जनपद पंचायत के जो मेंबर होते हैं वो किसको इलेक्ट करते हैं? प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट को, अपने में से ही किसी को ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाते हैं। इसके अलावा रिजर्वेशन भी अवेलेबल है, यानी कि प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए भी जनपद पंचायत में रिजर्वेशन अवेलेबल है। इसके अलावा जनपद पंचायत के फंक्शन देखते हैं। देखिए एवरी जनपद पंचायत ऑर्गेनाइज प्रोग्राम इन द ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक लेवल यानी कि विकास खंड स्तर पर, विकास खंड लेवल पर हर जनपद पंचायत अपने प्रोग्राम को क्या करती है? ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है, कि गाँव का विकास कैसे किया जा सकता है, कैसे एग्रीकल्चर, सोशल फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री या फिर एजुकेशन को, एडल्ट एजुकेशन को, कॉटेज इंडस्ट्री को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा सकती है, कैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट यानी कि ग्रामीण रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारा काम किसको देखना होता है? जनपद पंचायत को देखना होता है, ठीक है। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स असिस्टेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लूड्स, यानी कि अगर कोई ऐसा समय आ जाता है कि अगर बाढ़ आ गई है या फिर सूखा छा गया है, कोई महामारी आ गई है, तो उस समय जनपद पंचायत का वर्ग थोड़ा सा और बढ़ जाता है। जनपद पंचायत का ये भी काम होता है ऑल्सो अरेंज फेरीज एंड फेस्टिवल, ठीक है, जो भी मेले वगैरह का आयोजन होता है त्योहारों के टाइम पर, वो सारा मैनेज करना होता है इसे। अब हम लोग बात करते हैं रूरल एरियाज़ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी अथॉरिटी यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होती है? जिला पंचायत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। द एपेक्स यूनिट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इज डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ठीक है, आप लोग जानते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करती है कि विच इम्प्लीमेंट्स एंड सुपरवाइज द डेवलपमेंट स्कीम्स इन अ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि पूरे जिले में, पूरी डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी डेवलपमेंट की स्कीम्स होती है उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना और उनकी देखरेख करना, उनकी मॉनिटरिंग करना, उनको सुपरवाइज करना। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट 1 वार्ड ऑन अ पॉपुलेशन ऑफ नियरली 50,000, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ये डिक्लेयर करती है, ये कॉन्स्टिट्यूट करती है कि 50,000 की जनसंख्या पर लगभग एक वार्ड को बनाया जाएगा। इसके अलावा हर वार्ड से एक मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा। द नंबर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट पंचायत कैन बी मिनिमम, डिस्ट्रिक्ट पंचायत की जो संख्या है मिनिमम 10 और 35 तक हो सकती है। इसके अलावा रिजर्वेशन भी अवेलेबल है, जैसा कि हर लेवल पर होता है SC ST के लिए, और ये अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डिसाइड होता है। और रिजर्वेशन महिलाओं के लिए भी अवेलेबल है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी अवेलेबल है जिला पंचायत में। और जिला पंचायत का टेन्यूअर भी 5 सालों का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज कॉन्स्टिट्यूटेड कंप्राइजिंग फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, कि कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनसे मिलकर डिस्ट्रिक्ट पंचायत बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द जिला पंचायत, यानी कि जिला पंचायत के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, हम लोगों ने देखा था अलग अलग वार्ड है उसमें मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, वो सारे मेंबर इसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इसके अलावा चेयरमैन ऑफ, कौन सा चेयरमैन? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक या फिर लैंड डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष भी यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग डेट डिस्ट्रिक्ट, देखिए ऐसा कोई व्यक्ति जो कि MP है, सांसद है और उस डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो यहाँ जिला पंचायत का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। इसके अलावा मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि राज्यसभा की बात कर रहा है, राज्यसभा के सदस्य की बात कर रहा है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसे किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है जो कि उस डिस्ट्रिक्ट की ग्राम पंचायत के अंदर आ रहा है, तो बिल्कुल वो भी यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव होगा। ऑल द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो सभी इसके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे।
तो हम लोगों ने यहाँ पर जिला पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स को समझा, जिला पंचायत की वर्किंग को समझा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है यहाँ पर जिला पंचायत के फंक्शन क्या होते हैं, यानी कि जिला पंचायत क्या क्या काम करती है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द जनपद पंचायत एंड विलेज पंचायत। बिल्कुल सही है, क्योंकि रूरल एरियाज में सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी हो गई, जिला पंचायत। तो इसके नीचे कौन कौन सी आती है, जनपद और ग्राम पंचायत। तो यहाँ पर जिला पंचायत अपने नीचे के दोनों लेवल पर कंट्रोल करेगा, ठीक है, कि वो कैसा काम कर रहे हैं, और उनके साथ में कोऑर्डिनेशन रखेगा और उनका भी कोऑर्डिनेशन रखेगा कि आपस में ऐसा ना हो कि आपस में इनकी कोई डिस्प्यूट हो जाए। नहीं, कोऑर्डिनेशन उनका काफ़ी ज़रूरी होता है, और समय समय पर उनको गाइड भी करता है, किसको, जनपद को और विलेज पंचायत को। इसके अलावा टू कोऑर्डिनेट द स्कीम्स ऑफ जनपद पंचायत, मतलब कि जनपद पंचायत की जो स्कीम होती है उसको आपस में कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, सामंजस्य बना के रखना उसमें। टू फॉरवर्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट, अगर कोई स्पेशल पर्पस के लिए कोई डिमांड है तो वो किसको फॉरवर्ड करता है, जिला पंचायत स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करता है कि सर ये स्पेशल पर्पस के लिए कुछ रिक्वायरमेंट आई है, ज़रा इस पर अप्रूवल दीजिए। इसके अलावा टू इम्प्लीमेंट सच स्कीम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट विच फॉल्स इन द एरिया ऑफ 2 और मोर जनपद पंचायत, ठीक है, यानी कि ऐसी स्कीम्स को डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करना जो कि एक या एक से ज़्यादा जनपद पंचायत के एरिया में आती हो। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करना समय समय पर, कौन से मैटर्स के लिए, डेवलपमेंट वाले मैटर्स के लिए, और कौन कौन सी एक्टिविटी के लिए, चाहे वो सोशल फॉरेस्ट्री हो, परिवार या चाइल्ड वेलफेयर वाला काम हो, या फिर गेम्स या स्पोर्ट्स हो। तो इन मैटर्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकती है कौन, जिला पंचायत। अगला पॉइंट टू डू सच अदर वर्क विच द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट, इसके अलावा ये सारे काम करेगी जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बताए जाते हैं कि सर आपको ये करना है, तो फिर वो जिला पंचायत उसे करती है। अब यहाँ पर बारी आती है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि हम लोगों ने रूरल एरिया पढ़ लिया, अब हम लोग बढ़ते हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, यानी कि शहरी प्रशासन। देखिए यहाँ पर एक पेरा आपको दिया हुआ है, एज पर द पॉपुलेशन 2001 सेंसस, यानी कि 2001 की जो जनसंख्या गणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ डेटा आपको दिया हुआ है। पॉपुलेशन कितनी थी, 102, हालांकि अब तो बढ़कर 135 तक हो चुकी है ये। लोकल अर्बन बॉडीज हैव बीन क्रिएटेड फॉर टाउन्स एंड सिटीज़, ठीक है, लोकल लेवल पर शहरी बॉडीज़ को यहाँ पर बनाया गया है, किसके लिए, टाउन्स और सिटीज़ के लिए। ये बॉडी क्या करती है, प्रॉब्लम सॉल्व करती है इन लोगों की, चाहे वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम हो, हेल्थ की हो, ड्रेनेज की हो, गार्बेज की प्रॉब्लम हो, ठीक है, साफ़ सफाई की हो, या फिर लाइटिंग की प्रॉब्लम हो। तो इन सारी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया है अर्बन लेवल के लिए। क्या कहा गया उसे, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। दिस लोकल बॉडीज आर डेमोक्रेटिक, ये एक डेमोक्रेटिक बॉडी है, क्योंकि यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो भी लोगों के द्वारा ही इलेक्ट किए गए होंगे, ठीक है, डेमोक्रेसी है तो वो तो पॉसिबल है ही सही। इन दिस बॉडीज लोकल सिटीजन्स आर इलेक्टेड बाय डायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाएंगे डायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा ही इलेक्ट किए जाएंगे। अब देखिए अर्बन बॉडीज कौन कौन सी होती है, हम लोगों ने उस स्ट्रक्चर में भी देखा था, ठीक है। सबसे टॉप लेवल पर कौन सा होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी और फिर अर्बन पंचायत। यहाँ पर स्ट्रक्चर को लोअर टू टॉप बताया हुआ है, और मैंने कैसा बताया था आपको, टॉप टू लोअर बताया था, ये रहा, ठीक है। टॉप पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, फिर म्यूनिसिपैलिटी और फिर नगर पंचायत। चलिए बारी बारी से इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आता है नगर पंचायत। सच रूरल एरियाज विच आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अर्बन एरियाज, यानी कि ऐसे एरिया जो धीरे धीरे शहरों में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पर कौन सी पंचायत लगेगी, नगर पंचायत। नगर पंचायत आर ऑर्गेनाइज देयर, वहाँ पर कौन सी पंचायत आएगी, नगर पंचायत। सच प्लेसेस आर मिक्सड फॉर्म ऑफ अ सिटी एंड अ टाउन, ऐसे प्लेसेस मिक्सड फॉर्म होते हैं सिटी और टाउन के, और यहाँ की पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। देयर आर 263 नगर पंचायत इन अ स्टेट में लगभग 263 नगर पंचायत फिलहाल है अकॉर्डिंग टू दिस बुक। द नगर पंचायत को भी अलग अलग वार्ड में डिवाइड किया जाता है, मिनिमम 15 मैक्सिमम 40 वार्ड हो सकते हैं, और वही प्रोसीजर आएगा, हर वार्ड से एक मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ द नगर पंचायत, ठीक है, नगर पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। देयर आर रिजर्वेशन, यहाँ पर भी देखिए रिजर्वेशन वाली प्रोसेस अवेलेबल है, ठीक है, ST SC के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और वीमेन की सीट भी यहाँ पर रिजर्व होती है, ठीक है, प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए नगर पंचायत में। तो नगर पंचायत का एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
म्यूनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका। देखिए स्मॉल सिटीज़ जो होती है वहाँ पर नगर पालिका लगती है, ठीक है। और मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी आर इलेक्टेड बाय द पीपल, बिल्कुल सही, वही डेमोक्रेसी, लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं इसके मेंबर। एवरी सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड, हर सिटी को अलग अलग वार्ड में डिवाइड कर देंगे और हर वार्ड से एक मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर चल रहा है। अ सिटीजन हु इज़ रेसिडेंट ऑफ डेट वार्ड, ऐसा नागरिक जो कि उस पर्टिकुलर वार्ड का रहने वाला व्यक्ति है, एंड वोज नेम इज अपीयर इन द वोटर्स लिस्ट इज एंटाइटल टू वोट, अगर उसका नाम वहाँ की वोटर्स लिस्ट में आता है तो वो वोट डालने के लिए एंटाइटल है। द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट फॉर द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेंबर, देखिए सॉरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं, म्यूनसिपल, यहाँ पर मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एज क्या बताई गई है म्यूनसिपैलिटी के मेंबर बनने के लिए, 25 ईयर बताई गई है। और म्यूनसिपैलिटी का जो अध्यक्ष होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, वो लोगों के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा रिजर्वेशन भी यहाँ पर अवेलेबल है एसटी, एससी, ओबीसी के लिए। महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन अवेलेबल है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, यानी कि अध्यक्ष की पोस्ट के लिए। इसके अलावा म्यूनसिपैलिटी के मेंबर बनने के लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन अवेलेबल है। देयर आर एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी होता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर कहा जाता है। क्लियर? हु एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर ऑल द ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ म्यूनसिपैलिटी, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है ना, ये म्यूनसिपैलिटी के सारे ऑफिसर्स और स्टाफ पर क्या रखता है, कंट्रोल रखता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि वार्ड से जो मेंबर यहाँ पर इलेक्ट किया गया था उससे पार्षद कहा जाता है, ठीक है। और उनके ऊपर कौन होता है, वो प्रेसिडेंट होता है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, ठीक है, यानी कि बड़े बड़े शहरों की बात होगी जहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम वर्क करता है। इन बिग सिटीज द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल गवर्नेंस इज कॉल्ड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। ये आप जानते हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बिग सिटीज़ में वर्क करता है, लोकल गवर्नेंस को सही तरीके से रन करता है। देयर आर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन बिग सिटीज़ एंड द स्टेट, कौन कौन से शहरों में होता है, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सागर एक्सेट्रा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करती है कि कौन से शहर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगा, ये बात मैं आपको पहले बता चुका था। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये तय करेगी कि किससे कहाँ पर नगर निगम वर्क करेगा। इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज इट्स काउंसिल, यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा होता है, इसकी जो परिषद होती है, इसकी जो काउंसिल होती है वो। इट्स मेंबर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, इसके मेंबर जनता के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी अलग अलग स्मॉल वार्ड में डिवाइड किया गया है, ठीक है। हर वार्ड से एक मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है उसे क्या कहा जाता है, मेयर कहते हैं उसे, जिसे हिंदी में महापौर कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इन मध्य प्रदेश द मेयर ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। और यहाँ पर भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होगा जिसे हम क्या कहेंगे, म्यूनसिपल कमिश्नर कहा जाएगा। याद रखना, यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होगा उसे क्या कहेंगे, म्यूनसिपल कमिश्नर कहेंगे। द कमिश्नर ऑफ द कॉरपोरेशन इज अपॉइंटेड फ्रॉम द सिविल सर्विस कैडर। अब ये जो कमिश्नर होता है ये कहाँ से आता है, तो ये सिविल सर्विस वाला बंदा होता है, ठीक है। अपॉइंटेड सिविल सर्विस कैडेट के द्वारा इसे अपॉइंट किया जाता है। फंड आर गिवन टू द कॉरपोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट कॉरपोरेशन को क्या देती है, फंड देती है, पैसा देती है। इसके अलावा द कॉरपोरेशन हैज़ राइट टू इम्पोज टैक्सेस, कॉरपोरेशन के पास में ये अधिकार होता है कि वो कई तरह के टैक्स यहाँ पे लगा सकता है। किस तरह के टैक्स होते हैं ये, जैसे कि पानी पर लगाने वाला टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ऑक्ट्राई, ये सारे टैक्सेस कॉरपोरेशन इम्पोज कर सकता है। अब हम लोग यहाँ पर लोकल बॉडीज़ के फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। नगर पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि नगर पालिका, नगर निगम, इनके जो फंक्शन होते हैं लगभग सेम ही होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है, मेक अरेंजमेंट फॉर लाइटिंग इन पब्लिक बिल्डिंग एंड रोड्स, ठीक है। जितनी भी पब्लिक बिल्डिंग्स आप देखते हैं, सरकारी बिल्डिंग होती है, जो रोड होती है, वहाँ पर सारी लाइटिंग की व्यवस्था करने का काम होता है इनका, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 2, टू कीप द टाउन सिटी क्लीन एंड सुटेबल अरेंजमेंट आर मेड फॉर दिस। यहाँ पर इनको ये देखना होता है कि इनका जो शहर है, इनकी जो सिटी है वो पूरी तरीके से स्वच्छ रहे, क्लीन रहे, तो इसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 3,
टू मेक सुटेबल अरेंजमेंट फॉर स्ट्रे कैटल एंड मैनेज कैटल पाउंड्स, यानी कि आपने देखा होगा शहरों में जानवर ऐसे खुले में घूमते रहते हैं, ठीक है, तो इनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाना चाहिए, तो ये सारा काम इन्हें देखना होता है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फॉर बर्थ एंड डेथ्स, ठीक है, जन्म और मृत्यु के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो सारे करने का काम होता है इनका। इसके अलावा अरेंजमेंट फॉर वाटर सप्लाई, शहरों में वाटर सप्लाई कैसे होगी ये प्रॉपर देखना है इन्हें कि कहीं पर पानी की समस्या ना आ जाए। पॉइंट नंबर 6, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड एंड पब्लिक बिल्डिंग्स, ठीक है, रोड को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना, कहीं पर रोड ऐसा तो नहीं है गड्ढे हो गए हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स को देखना कहीं से क्रैक्स तो नहीं आए हैं, तो सारा कंस्ट्रक्शन का काम देखना होता है, मेंटेनेंस करना होता है, ठीक है, ये देखिए। इस पॉइंट नंबर 7, फायर प्रोटेक्शन एंड फायर फाइटिंग, यानी कि फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करना होती है, ठीक है, कहीं पर आग लग जाए तो तुरंत वहाँ पर वो जा सके। अरेंजमेंट फॉर व्हीकल एंड इक्विपमेंट्स फॉर द पीपल, यानी जनता के लिए व्हीकल का अरेंजमेंट करना, ठीक है, ये देखिए फायर ब्रिगेड, और ये सिटी बस वगैरह का अरेंजमेंट करना होता है लोगों के लिए। इसके अलावा ऑर्गेनाइज फेयर्स फॉर एक्सेट्रा फॉर द पीपल, ठीक है, मेले वगैरह का आयोजन करना। तो यहाँ पर द लोकल बॉडीज़ प्रोवाइड सेवरल फैसिलिटीज़ टू द सिटीजन एंड फुलफिल देयर लोकल नीड्स, तो लोगों की सारी लोकल नीड्स को पूरा करती है लोकल बॉडीज़। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है वीडियो शेयरेबल है, नॉलेजेबल है, तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।